अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पैरामैग्नेटिज्म ऑफ मेटल्स। इसे पॉलीमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है या मैग्नेट पैरामैग्नेटिज्म ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तीनों तरह से ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। पैरामैग्नेटिज्म पॉलीमैग्नेटिज्म मशहूर यानी एक तरह से टर्म देखी जाती है। तो शुरू करते हैं जनाब। टॉपिक अब आपको समझ आ गया। तो अब तक इससे पीछे जितना हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा है वो बुनियादी तौर पे बाउंड इलेक्ट्रॉन थे जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए, उनकी जो उनमें जो चेंज आया उसके ऊपर हमने उनके रिस्पांस को स्टडी किया। अब इसका था जी, जो मैग्नेटिज्म था वो एसोसिएटेड था किसके साथ? डी ऑर्बिटल्स के साथ, एफ ऑर्बिटल के साथ। मगर बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज है सॉलिड की जो बैंड थ्योरी को यानी की मदद से ही एक्सप्लेन हो पाती हैं। तो अब इसका मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का हम जिक्र करने वाले हैं जो कि बैंड थ्योरी के लिहाज से हमें समझ आते हैं। तो जैसे मेटल्स आपके पास सोडियम है, एल्यूमिनियम है, तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आजाद हो जाते हैं, यानी पर्टिकुलर एटम को छोड़ देते हैं उससे। तो नतीजतन वो जो आजाद इलेक्ट्रॉन है, जो आपके पास मेटल आयंस है, वो तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट में। मगर जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस करते हैं नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब समझ आई बात की कि जो आइंस बन गए उनका तो कोई किरदार ना था, मगर जो मूविंग इलेक्ट्रॉन थे वो प्रोड्यूस करेंगे नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जो अब मैं कैलकुलेट करूंगा इससे। ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म है, अगर ये इंतहाई कम होता है यानी वीक फिनोमेना है, इसे हम पॉलीमैग्नेटिज्म जैसे पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के तौर पे समझते हैं। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर फर्दर। अब आपके पास ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं। अगर ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंतहाई कम होता है और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। जब ये बात जो मैं कर रहा हूं ये मेटल सर्टन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं जो कि आम तौर पे जो पैरामैग्नेटिक आयन होता है नॉर्मल, वो तो क्यूरी लॉ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक है। यानी बात समझो कि जो कुछ मेटल्स हैं वो आपके पास डायामैग्नेटिक यानी जो पैरामैग्नेटिक दोनों कैरी कर रही होती हैं, तो उनमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होता है और वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो ये बात अब आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि ये आम पैरामैग्नेटिक आयन से डिफरेंट मामला चल रहा है। ओके। अब ये जो वीक पैरामैग्नेटिज्म है ये पॉली ने एक्सप्लेन किया किसकी मदद से? फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की मदद से, जिसे हम पॉलीमैग्नेटिज्म के तौर पे जानते हैं। अब अगर हम देखें कि जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो क्या है कि आपके पास ड्रूड लॉरेंस मॉडल के अंदर जो आयनिक लेटस थी, हम उसे मानते थे कि वो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस है। गैस इसलिए लफ्ज बोल रहा हूं क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं करते, हम आइडियली मानते हैं। अब इन जो आपके पास गैस इलेक्ट्रॉन गैस है, इसको हम क्लासिकल पार्टिकल माने या क्वांटम पार्टिकल माने, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो उसका जवाब इस तरीके से है कि जो इलेक्ट्रॉन गैस है मेटल्स में, हम उसे ट्रीट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स के तौर पे। मगर वो जो एटम और आइंस थे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, वो बिहेव करेंगे क्लासिकल पार्टिकल के तौर पे। ठीक है। अब क्यों, इसका जवाब देख लेते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में है। अगर मैं कहूं कि जो मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी की जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट करते वक्त, जैसे आप डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच कट के बराबर मानते हो, अगर वो अनसर्टेनिटी लेस हो किससे? मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से, तो तब हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? क्लासिकल पार्टिकल। और अगर उससे ज्यादा हो मीन वैल्यू से अनसर्टेनिटी, तब हम उस पार्टिकल को क्वांटम पार्टिकल के तौर पे डील करेंगे। तो बात समझ आ गई कि आपने तय करना है किसको देख के? अनसर्टेनिटी को देख के, कि जो अनसर्टेनिटी की मिकदार है, वैल्यू है, अगर वो मीन वैल्यू से लेस है तो वो क्लासिकल पार्टिकल, और अगर वो ज्यादा है तब वो क्वांटम पार्टिकल। आगे चलते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हम क्वांटम पार्टिकल के तौर पे लेंगे, और मगर इनको एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे रखना होगा। वो सर्टेन टेम्परेचर कितना है उसका फार्मूला बनाते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम ट्रीट करेंगे क्लासिकल पार्टिकल एट ऑल टेम्परेचर। ये एक बात समझने वाली है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे क्वांटम पार्टिकल है, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तमाम टेम्परेचर्स पे क्या है? क्लासिकल पार्टिकल। अच्छा जी।
तो मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कि आपके पास अगर हम एक मखसूस टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो वो क्वांटम पार्टिकल वो लिक्विफाई हो जाएंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो अब आपके पास लेट से हम एंसेंबल देखते हैं पार्टिकल्स के। इस एंसेंबल्स में जो डेल्टा एक्स है, जो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी है, वो उतनी है जितनी इंटर पार्टिकल सेपरेशन है। यानी कि डेल्टा एक्स डी एन की पावर -1/3। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो एंसेंबल के अंदर है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप जानते हैं प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के, या आर की पावर 3 कह सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, तो अगर हमसे एनर्जी की बात की जाए तो हम कहेंगे 3kT/2 या p²/2m कह लेंगे। यहाँ से p की वैल्यू निकल सकती है 3kT/m की पावर 1/2। तो ये मोमेंटम आ गया उसका। अब मैं अगर कहूं अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम की है डेल्टा पी, वो लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स की जगह आपने वैल्यू डाल दी। डेल्टा एक्स अब आपको पता है किसके बराबर है? एन की पावर -1/3। और ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो एन की पावर 1/3 पॉजिटिव में आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 चेंज इन मोमेंटम आ गया। ये ओरिजिनल मोमेंटम है। अब अगर मैं टेम्परेचर कम करूं इक्वेशन 1 में तो मोमेंटम कम होता चला जाएगा। मोमेंटम इतना कम कर दो, इतना कम कर दो कि उसकी जो अनसर्टेनिटी है और ओरिजिनल वैल्यू है वो बराबर हो जाए। तो ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये चीज हासिल होगी, उसको मैं टी क्यू कह देता हूं। तो वो आपके पास मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू प्लेस करके आपने टेम्परेचर टी क्यू कह लिया। यहां से टी क्यू निकाला जा सकता है। तो ये रिलेशन मैंने किस सोच से निकाला है कि आपके पास जो ओरिजिनल मोमेंटम और जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम की वैल्यू वो बराबर है। ठीक है, तो वो जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है जो कम करते करते जिस पे ये चीज हासिल हुई है, तो वहां पे पार्टिकल बिहेव कर रहे हैं किस तौर पे? क्वांटम पार्टिकल के तौर पे। तो हम कहेंगे ये टेम्परेचर टी क्यू है और इसकी वैल्यू अब आप यहां से निकाल सकते हैं एच कट स्केयर एन की पावर 2/3 3 km, और ये क्वेश्चन 3 के तौर पे देखा जाएगा। अब वो इस पार्टिकल जो इस टेम्परेचर से नीचे होंगे उनको क्वांटम पार्टिकल के तौर पे ट्रीट करेंगे, और वो या पार्टिकल ऑफ डीजेनरेट गैस कहेंगे। अब डीजेनरेसी का जब लफ्ज आता है तो फर्मी गैस और बोज़ल गैस दोनों का मामला आ जाता है। मगर पॉली ने किसको इस्तेमाल किया? फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देखा फर्मियान्स के तौर पे। ठीक है, तो हम ससेप्टेबिलिटी अब देखने वाले हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल की जब हम बात करते हैं तो हमने पता चला कि हमने भाई के इस टेम्परेचर टी क्यू टेम्परेचर से नीचे रखना है जो इलेक्ट्रॉन गैस है। हम उस लिमिटिंग टेम्परेचर को मान लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो अपनी आसानी के लिए। तो टी जीरो पे जो इलेक्ट्रॉन थे बिलो फर्मी लेवल, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, तो वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो गए। एक वो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन अप थी, एक वो जिनकी स्पिन डाउन थी। आप पैरेलल और एंटी पैरेलल का कंसेप्ट देख रहे हो। ये उस सूरत में जब आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई हुई, तो आप देख सकते हो कि फर्मी लेवल से नीचे नीचे दो हिस्से पार्टीशन है, एक में अप और एक में डाउन की पार्टीशन चल रही है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन अप है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन डाउन है। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगा देते हो तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन पैरेलल होगी एच के, वो ज्यादा हो जाएंगे उन इलेक्ट्रॉनों की निस्बत जिनकी एंटी पैरेलल होगी। अब जो स्पिन इलेक्ट्रॉन है वो हाफ हम मानते हैं। यहां से आप 2s+1 डीजेनरेसी फैक्टर देख सकते हो, तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब दो ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगी, पैरेलल और एंटी पैरेलल फील्ड के। अब जब हमने फील्ड लगा दी है तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो पैरेलल में थे वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी म्यू एच। ठीक है, जो नीचे आप देख रहे हैं नेगेटिव में ये इधर चली गई, और आपके वो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन एंटी पैरेलल थी वो बढ़ जाएगी म्यू एच। तो दोनों में फर्क कितना आ जाएगा? 2 म्यू एच का आ जाएगा। ठीक होगी बात? जैसे आप इस फिग बी में देख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको दिख रही है कि जो एंटी पैरेलल वालों की एनर्जी ज्यादा हो चुकी है पैरेलल वालों की निस्बत से। तो फिर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा थे एंटी पैरेलल में वो आपके पास बोथ हाफ में फील्ड हो जाएंगे। तो वो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे किधर? लो एनर्जी वाले में, जिनकी स्पिन पैरेलल थी, तो वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था हमारे पास। अब इसका मैथमेटिक्स देखते हैं। तो एन पी वो इलेक्ट्रॉन नंबर है जो पैरेलल में है, एन एंटी वो है जो एंटी पैरेलल में है। असल में इनकी तादाद ही कैलकुलेट करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो वो हम देख लेते हैं कि टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे है। एन पी माइनस एन एंटी इंटू म्यू। म्यू क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी निकाली जा सकती है अगर आप ये निकाल लेते हो।
तो हम लिख सकते हैं कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन गैस पे, तो पहले पैरेलल वालों पे लगाते हैं, माइनस म्यू एच टू ई एफ, देख सकते हैं ना ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ई एफ से कहां तक, फर्मी लेवल तक, ठीक है, तो एफ ई डी ई प्लस म्यू एच इंटू डी आ जाएगा। फिर एन एंटी देखो तो प्लस म्यू एच से, यानी ये ऊपर से प्लस में वैल्यू है, ये फर्मी लेवल तक आपके पास जा रही है, तो ई एफ एफ ई डी ई माइनस म्यू एच डी ई, यहाँ पे डी ई प्लस म्यू एच क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, ये आपकी डेंसिटी ऑफ स्टेट किसके लिए है, जो पैरेलल में है, ये उसके लिए जो एंटी पैरेलल में है, ई एफ यहाँ पे फर्मी लेवल है आपके पास, तो एफ ई फर्मी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम पहले निकाल चुके हैं, पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था 1/2 पाई स्क्वायर 2m ओवर h कट की पावर 3/2 e प्लस म्यू h की पावर 1/2, ये पर यूनिट वॉल्यूम हमने निकाला जो पैरेलल था और ये उसके लिए जो एंटी पैरेलल था। अब ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन 4 और 5 में डाल देता हूं, क्योंकि दोनों में ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू लगेगी, फिर आपके पास आपने उसकी लिमिट्स चेंज कर लेनी है, 0 से EF तक आप उसे कंसीडर कर लें, ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि भाई अब आपके पास ये टूल आ गया, इसमें आप म्यू एच 10 की पावर माइनस बहुत कम यानी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है लेबोरेटरी मैग्नेट्स के लिए, ई एफ आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एफ ई आप 1 ले लोगे मैक्सिमम, यानी आपके पास आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने लिख दिया, इसमें से एक दो स्टेप मैंने छोड़ा है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ले आया हूँ इसे। म्यू एच आप देखें एक तरह से इसे ओपन करके ना आपने सॉल्व किया तो बाहर आ जाएगा, वो आपके पास इसकी यानी ये सॉल्व किया जा सकता है। तो 0 से ई एफ 1 ओवर ई की पावर 1/2 डी ई आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन लोगे तो 2 ई एफ 1/2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जनाब थोड़ा सा आपके पास ये जो एन पी माइनस एन एन टी आया था इसको म्यू से जरूरत दे देनी ताकि मैग्नेटाइजेशन हासिल हो जाए। तो ग्रीन कलर में आपको वो म्यू दिख रहा है आपके पास। अब जनाब एक म्यू यहाँ पे हमारे फार्मूले में है, एक म्यू वो जिससे मैंने जरब दी है, तो दोनों म्यू हो जाएंगे तो म्यू स्केयर के तौर पर लिखा जा सकता है, ये 2:2 से कट जाएगा, तो इसे थोड़ा सा सादा करके हमने मैग्नेटाइजेशन। अब ससेप्टेबिलिटी निकालनी हो तो हम जानते हैं एम ओवर एच है, एच एच से कट जाएगा, एम की वैल्यू हमारे पास थी उस फार्मूले में प्लेस की, रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। अब जो बच गया था उस फैक्टर में मैंने ई एफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये ई एफ की पावर 3/2 हो जाएगा जैसे आपको इसमें जेंडा कलर में दिख रहा है। फिर आपने क्या किया, ई एफ की वैल्यू हम फर्मी एनर्जी निकाल चुके हैं, एच ओवर 2m 3 पाई स्क्वायर एन और 2/3 आ जाएगी। अब ये वैल्यू जब आप लगाओगे तो जाहिर है जिस जगह ई एफ जाएगा उसकी वैल्यू 3/2 है, तो इस पूरे फैक्टर की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, तो वो मैंने लिख दिया। अब मैंने इसको कलर इसलिए कर दिया क्योंकि ये फैक्टर कैंसिल हो रहे थे, तो ये कट जाएगा, ये 2/3 है, ये 3/2 1 बन जाएगा, तो सिंप्लीफाइड वर्जन ये आ जाएगा। यहाँ से पाई पाई से कट जाएगा तो आपके पास 3n स्क्वायर म्यू स्क्वायर ओवर 2EF आ जाएगा, तो वो चीज मैंने यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दी। अब आप एक काम और कर सकते हो, EF की जगह KTF लिख सकते हो, TF आपका जानते हैं कि फर्मी टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 8 है ये अब आपके पास ससेप्टेबिलिटी आ गई। अब आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज लगाते हो 8 में तो आप कहोगे ये उसी ऑर्डर की आएगी जैसे डायामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आई थी, मगर इसमें आप देखो कि आपके पास एक्सपी इंडिपेंडेंट है होगी टेम्परेचर से। अब हम जानते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में तो क्यूरी लॉ लगता है कि आपके पास इनवर्सली रिलेशन चल रहा होता है टेम्परेचर के साथ। तो आप कहोगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब पॉली ने ये फर्स्ट टाइम निकाला तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जो आप पॉली स्पिन ससेप्टेबिलिटी कहेंगे, तो पैरामैग्नेटिज्म डेवलप होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में, तो उससे पॉली पैरामैग्नेटिज्म के तौर पे देखा जाता है। तो ये हमारी कैलकुलेशन थी, डेरिवेशन थी, टूल आपने देख लिया, फार्मूला अब आपके सामने है जिसके मुताबिक आप पैरामैग्नेटिज्म देख सकते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।